क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुपर पावर बनाने के लिए वास्तव में क्या लगता है? मैं सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे सच्चे साम्राज्य की बात कर रहा हूं जो विशाल क्षेत्रों और अलग-अलग तरह के लोगों तक फैला हो। आखिर एक ही शासक ये सब कैसे संभालता है? आज हम इसी बात को समझेंगे। प्राचीन साम्राज्य बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट। तो हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। जरा कल्पना कीजिए, हम भव्य और किलेबंद शहर पाटलिपुत्र में हैं, जो आज के पटना के पास स्थित था। ये जगह एक उभरती हुई शक्ति का दिल थी, जहां सैनिक, व्यापारी और बेहद महत्वाकांक्षी शासक हर तरफ दिखाई देते थे। ये दिखने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन असल में ये जगह कैसी थी, यही बड़ा सवाल है, और यही हम समझने जा रहे हैं। हम खुद को एक ऐसे यात्री की जगह रखेंगे जो पहली बार इन विशाल द्वारों पर पहुंचा है और इस शहर से निकलती अपार शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हम इन बड़े दरवाजों से अंदर जाते हैं और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलते हैं, कोई स्थानीय व्यक्ति हमें बता सकता है कि ये सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े साम्राज्य का केंद्र है। जरा सोचिए, सीमा तक पहुंचने में घोड़े पर 2 महीने लग सकते हैं। ये कोई साधारण राज्य नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य है। लेकिन साम्राज्य शब्द का असली मतलब क्या है? आइए इसे समझते हैं। अब जब हमें इसके विशाल आकार का अंदाजा हो गया है, तो हमें यह भी समझना होगा कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये सिर्फ नक्शे पर बना एक बड़ा क्षेत्र नहीं है, बल्कि नियंत्रण की एक जटिल व्यवस्था है। एम्पायर शब्द लैटिन के इम्पीरियम से आया है, जिसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति, यानी एक केंद्रीय सत्ता जो कई छोटे राज्यों पर शासन करती है। अक्सर वे राज्य जो पहले स्वतंत्र थे लेकिन अब अधीन हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ये नियंत्रण रोजमर्रा में कैसे काम करता है। छोटे छोटे राज्य ट्रिब्यूटरीज बन जाते हैं, यानी वे अपने स्थानीय शासकों को बनाए रखते हैं, लेकिन उन्हें सम्राट को कर देना पड़ता है। धन, वस्तुएं और संसाधन, ये शांति की कीमत होती है और ये याद दिलाता है कि असली शक्ति किसके पास है। तो यही है सम्राट की रणनीति। सबसे पहले एक मजबूत सेना चाहिए ताकि सब नियमों का पालन करें। फिर एक संगठित प्रशासन चाहिए जो कर इकट्ठा करे और व्यवस्था बनाए रखे। कानून और मुद्रा भी सम्राट के नियंत्रण में होते हैं, जिससे वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। साथ ही जरूरी संसाधनों पर भी उसका अधिकार होता है। लेकिन ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। सड़कें बनाना, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना भी जरूरी है, ताकि लोगों में एक साझा पहचान बन सके। यानी ये एक पूरा प्रबंधन सिस्टम है। अब इस ब्लूप्रिंट को एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। प्राचीन भारत का मगध राज्य, इसने इसी रणनीति का उपयोग करके उपमहाद्वीप का पहला महान साम्राज्य बनाया। मगध का उदय कोई संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी भूमिका थी। यहाँ उपजाऊ भूमि थी, जंगल थे जहाँ से लकड़ी और युद्ध हाथी मिलते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ लोहे के विशाल भंडार थे। यहीं से हमें साफ दिखाई देता है कि संसाधन सीधे शक्ति में कैसे बदलते हैं। उपजाऊ भूमि का मतलब था अधिक भोजन, जिससे एक बड़ी और पेशेवर सेना बनाई जा सकती थी। लोहे से मजबूत और तेज हथियार बनाए गए। मगध के पास नदियों का भी नियंत्रण था, जो उस समय के राजमार्ग की तरह थीं। जो इन व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था, वही वस्तुओं और धन के प्रवाह को नियंत्रित करता था, और यही सेना और प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी था। इसके पीछे एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था भी थी। ये सब सिर्फ सम्राट अकेले नहीं संभाल रहा था। वहां व्यापारियों और कारीगरों के शक्तिशाली गिल्ड्स थे, जो अपने काम खुद संभालते थे। इससे व्यापार और ज्यादा तेजी से बढ़ता था। एक समझदार शासक जानता था कि अगर इन गिल्ड्स को बढ़ने दिया जाए तो पूरा साम्राज्य समृद्ध होता है और उसका खजाना भी भरता है। लेकिन जब मगध पूर्व में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, तब पश्चिम में एक नया खतरा उभर रहा था। एक ऐसी ताकत जो महाद्वीपों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी, और उसका नेतृत्व कर रहा था इतिहास का एक महान विजेता, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिर्फ 10 साल से भी कम समय में उसने विशाल फारसी साम्राज्य को हरा दिया और अपनी सेना के साथ भारत की सीमाओं तक पहुंच गया। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन भारत में उसे कड़ी चुनौती मिली। उसका सामना किंग पोरस से हुआ और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद उनकी मुलाकात इतिहास में प्रसिद्ध हो गई, जहां अलेक्जेंडर ने पोरस के साहस से प्रभावित होकर उसे फिर से उसका राज्य सौंप दिया।
ये दो शक्तिशाली दुनियाओं का टकराव था, लेकिन अंत में अलेक्जेंडर को किसी बड़े युद्ध ने नहीं रोका, बल्कि उसकी अपनी सेना की थकान और घर लौटने की इच्छा ने उसे रोक दिया। सालों तक लड़ते लड़ते उसके सैनिक थक चुके थे, और जब उन्हें मगध जैसी शक्तिशाली सेना का सामना करने का विचार आया तो उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? मगध का उदय सिर्फ सैन्य जीत नहीं था, बल्कि एक विशाल स्तर पर राष्ट्र निर्माण था। इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने भारत में एकीकृत राज्य की नींव रखी और आने वाले सदियों तक शासन, व्यापार और संस्कृति को प्रभावित किया। वहीं अलेक्जेंडर ने दुनिया जीती, लेकिन उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद बिखर गया। इसके विपरीत मगध के शासकों ने ऐसा सिस्टम बनाया जो पीढ़ियों तक चलता रहा। तो असली सवाल ये है, एक स्थायी विरासत किससे बनती है? एक विजेता की ताकत से, या उस मजबूत व्यवस्था से जो उसके जाने के बाद भी कायम रहती है?